अब हम जाके जरा इनसे पूछते हैं कि और क्या क्या समस्या थी और इनकी जो जर्नी थी। पहले मैं आपको बता दूं, ये शिक्षक वो शिक्षक हैं जो 350 किलोमीटर चलकर अंबिकापुर से रायपुर आए हैं। आइए समझते हैं इनकी जर्नी के बारे में, और भी चीजें इनसे पूछेंगे। सबसे पहले तो सर मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग एक बहुत लंबा रास्ता तय कर कर आए हैं, ठीक है, तो रास्ते भर में आप लोगों को क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ा? क्योंकि जाहिर सी बात है, आप लोग टीचर्स हैं, आप लोग किसी मिलिट्री ग्रुप के नहीं हैं, आप लोग उस तरह से ट्रेंड नहीं है, आप लोग फिजिकली उतने ट्रेंड नहीं, आप लोग ज्ञान बढ़ाने के लिए ट्रेन हुए हैं अपने जीवन में। तो क्या शारीरिक समस्याएं, क्या प्राकृतिक समस्याओं का सामना आपने किया अपनी जर्नी में, मुझे बताइए। आप नाम बताएंगे? जी सर, मेरा नाम सुरेंद्र सोनी है। जी सर, जैसे हम लोग अनुनय यात्रा निकाले हैं तो उसमें तो सर रहने के लिए, खाने के लिए, कहीं पर बीच में जंगल आ गया तो इसी फुटपाथ में सो जाते थे। और 350 किलोमीटर से हम लोग सर पैदल चल के आए हैं, तो तकलीफ तो बहुत है सर। हम लोग को बस यही है कि न्याय चाहिए सर, समायोजन करे सरकार। हम लोग का मांग यही है। जहाँ पर भी मिलता था कुछ भी खा लेते थे, फिर पैदल हम लोग वहाँ से अंबिकापुर से यहाँ आए हैं। 5 दिन हो गया। 5 दिन के सफर में हम लोग बिलासपुर से होते हुए अंबिकापुर से रायपुर पहुंचे हैं कल। आप लोग इतना लंबा ट्रैवल करते हो जब, तो फिर ऐसे में 5 दिन आप लोग ट्रैवल किए, तो खाने के लिए, पानी के लिए, इन सब व्यवस्थाओं को आप लोगों ने कैसे मैनेज किया? सर मैं तो अभी बोल भी नहीं पा रहा हूँ। 5 दिन से पिछले नारा लगा के हर चीजें जो कर रहा था, सबकी व्यवस्थाएं कर रहे थे हम लोग अपने से, सबसे थोड़ा थोड़ा सबसे सहयोग राशि लिए, और उसी के तर्ज पर सब अपना खाना बनाए और वहीं खाना खाए। मैं तो अंबिकापुर से आ रहा हूँ, वहाँ 5 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे हो जाता तापमान। अभी भी देखिए कुछ नहीं पहना हूँ। मतलब वहाँ की ठंडी और यहाँ की ठंडी में बहुत फर्क है, इसलिए मुझे उतना फर्क नहीं पड़ रहा है। जहाँ से पैदल आते आते हमारा पैरों में छाले तक पड़ चुके हैं। लेकिन सरकार अगर हमारी आजीविका बचाना चाहती है तो वो कभी भी बचा सकती है, अगर हमारी बातें सुने। और नहीं करना चाहेगी सर, तो हम लोग क्या करेंगे उसके बाद आत्मदाह करने के अलावा और क्या सामने क्या है, क्या आ सकता है? और नहीं नहीं, लास्ट आप लोग ऑप्शन क्या हो आप लोग सकता है? आप लोग देश के शिक्षक हैं, आप शिक्षक वर्ग से आते हैं, और आप लोगों का हौसला देखते हुए देश का बच्चा बच्चा देश का युवा आने वाले समय में खुद को बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र महसूस करेगा। इस तरह से आप बिल्कुल ना सोचे कि आत्मदाह। सरकार है, सरकार जिंदा है, और सरकार को आप ही लोगों ने चुना है। मध्यांतर का रास्ता निकालना उनकी जिम्मेदारी है, और वो जरूर निकालेंगे। आप अपनी बात हमारे माध्यम से तक उन तक पहुंचाए, बिल्कुल पहुंचाएं। सर हम लोग हर माध्यम से पहुंचा चुके हैं उनकी बात। वो बस आश्वासन देते हैं, हमें लिखित आश्वासन। हमको मानसिक प्रताड़ना से बाहर निकालना चाहिए उनको, कि हम एक ठोस निर्णय देते कि आप लोग की नौकरी सुरक्षित होगी, आपको कहीं नहीं निकाला नहीं जाएगा। लेकिन ये चीजें सामने आ ही नहीं रही हैं, तो आदमी करे तो करे क्या? अच्छा, आप लोग इतना आंदोलन किए, अभी तक सरकारी वर्ग, सरकारी अमले से किसी अधिकारी ने स्वयं आपसे आकर बात की है? सर आज एक हमारे तहसीलदार सर थे, वो आए थे। उनको हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से हमने ज्ञापन सौंपा कि हमारी आवाज़ वहां तक पहुंचाए और हमारी नौकरी बचाए। सर मैं एक चीज़ जरूर बताना चाहूँगा। आपने पूछा कि मतलब क्या आश्वासन मिल रहा है, कैसे हो रहा है। तो सर हमारी लड़ाई 11 अगस्त 2023 से चल रही सर। और जिस टाइम बीजेपी जो सरकार थी, अभी जो करंट में पक्ष में है, वो विपक्ष में थी, तब माननीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने उस टाइम नो हमारे हमारे पक्ष में सर उन्होंने पोस्ट किया था सरकार से। उस टाइम तत्कालीन सरकार से रिक्वेस्ट भी किया था कि आप बीएड वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके पक्ष में क्या बोलते हैं, अच्छे से फैसले लीजिए, एक बीच का रास्ता निकालिए करके। और उसके बाद फिर 2 काउंसलिंग हुआ सर। और उसके बाद फिर सरकार जब चेंज हुई, तब 2 काउंसलिंग फिर क्या बोलते हैं बीजेपी की सरकार में हुई। और बीजेपी की सरकार में भी हमारे शिक्षक वर्गों ने ज्वाइन किया। तो सर इसके बाद फिर हम लगातार संघ से, संगठन से, मैं बोलना चाहूंगा संघ से और संगठन से भी हम मिलते रहे। एक एक व्यक्ति सर, आप जितने विधायक बोल दीजिए, जितने सीटें हैं उतने विधायक से हम लोगों ने मिला है। और सबका एक ही जवाब रहता था, हम बीच का रास्ता निकालेंगे, आप लोग की नौकरी नहीं जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी भी से बोले, उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा आपकी नौकरी नहीं जाएगी, हम बीच का रास्ता निकालेंगे, किसी को नौकरी नहीं जाएगी। माननीय ओपी चौधरी वित्त मंत्री जी ने भी नहीं कहा कि नौकरी नहीं जाएगी किसी की। लेकिन आज ऐसा हमारे साथ क्यों कर रहे हैं सर, बताइए। हम लोग क्या अपराधी है सर? नक्सलाइट सर जो होते हैं ना, लोगों को मार देते हैं, फोर्स को मारते हैं सर, उनको भी समर्पण करते हैं, सरकारी नौकरी दे देते हैं। हम तो सर पढ़ लिख के आए हैं सर।
ये बहुत ही ज़्यादा गहरी बात इन्होंने करी है, क्योंकि बीते दिनों से हम देख ही रहे हैं विष्णुदेव साय सरकार लगातार नक्सलियों के समर्पण के बाद उन्हें सरकारी नौकरी दे रही है, उन्हें रिहैब में डाल रही है। उनके जीवन यापन का कोई ना कोई अरेंजमेंट, कोई ना कोई रास्ता उनके लिए निकाला जा रहा है। जो लोग हथियार उठा के क्रांति की सोच रखते हैं, उन लोगों के लिए अगर सरकार कर सकती है, तो जो लोग क्रांति करना सिखाएंगे इस देश को, उनके लिए भी सरकार को कुछ करना चाहिए। यह हमारी ओर से नम्र निवेदन है। अब आगे चलते हैं और पूछते हैं कि आप सर कुछ क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर बताना चाह रहे थे। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एग्जैक्टली गवर्नमेंट आपसे क्या कह रही है और आपका क्या पर्सपेक्टिव है, आपका क्या नजरिया है? जी सर, हमारे सुप्रीम कोर्ट जी ने का हम सम्मान करते हैं। उन्होंने बोला कि प्राइमरी में बीएड वाले क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे सकते, इनको मिडिल क्लास या हाई क्लास में रखना चाहिए। लेकिन हम बताना चाहते हैं सर कि हम जो शिक्षक जिनका ज्वाइनिंग हुआ उसके 2 महीने पश्चात ही नवोदय विद्यालय एवं एकलव्य विद्यालय जैसे एग्जाम होना था, उस एग्जाम में हम 2 महीने में बच्चों को इस प्रकार तैयार कराए हैं कि हमारे संकुल में आज बहुत सारे बच्चों को नवोदय विद्यालय, एकलव्य विद्यालय जैसे स्कूलों में चयन हुआ। और इस 2 महीने में अगर हम लोग ये करके दिखाए हैं, तो इससे बड़ा क्वालिटी एजुकेशन का और उदाहरण कहाँ मिलेगा सर। और सर क्वालिटी एजुकेशन हम लोग दे पा रहे हैं, हमने दिया भी है, इसका हमारे पास प्रमाण भी है। और हम चाहते हैं कि आगे भी हम अपना इसी प्रकार सहयोग देते रहें। इसी वजह से हमने 350 किलोमीटर का यात्रा पैदल चल के आए हैं। और बहुत सारी यात्राएं सही सर, पैर थक गए हैं, शरीर सुस्त हो चुका है, मन भी थकने लगा है। हम सरकार से आपके चैनल के माध्यम से हम गुहार लगाते हैं कि सर हमें हमारी जॉब को मत छीने। हमारे बूढ़े माँ बाप अभी भी घर में हैं, वो आस लगाए बैठे हैं कि मेरे बेटे की नौकरी नहीं जाएगी और उनका पालन पोषण हम अच्छे से कर पाएंगे सर। तो जैसा कि आपने देखा, सिर्फ समस्या ऐसी नहीं है कि इन शिक्षकों के साथ समस्याएं हो रही हैं, इन शिक्षकों के पीछे इनके परिवार हैं और उन परिवारों की उम्मीदें हैं। जो सरकार हमेशा अपने वोट बैंक और वोट्स को काउंट करते समय ये जरूर देखती है कि एक घर में कितने लोग हैं, वो अब फिर से देखे कि इनकी जब नौकरियां जा रही हैं तो एक घर में कितने लोग हैं।